हैं और हमारे साथ मार्केट फंडामेंटल बात करने के लिए अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़े हैं, जो इक्विटी फंड इन्वेस्ट मैनेजमेंट में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। बहुत लोगों के सवाल हैं कि ये मार्केट में हो क्या रहा है, क्यों हम एक तरफा गिर रहे हैं, और ख़ासतौर से ऐसे मार्केट में जहाँ ग्लोबली मूड माहौल ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप के आने से थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी हो, लेकिन हमारी मार्केट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। गुड मॉर्निंग अनुज। यस, ये बात तो है, हमारे मार्केट्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। और इनफैक्ट गौर देने की बात ये भी है कि मेन इंडाइसेस भले ही अपने पीक से लगभग 13% डाउन है, बट मोस्ट ऑफ दिस इंडाइसेस में जो मीडियन स्टॉक है वो लगभग 25 से 28% डाउन है। तो जो मेन इंडेक्स है, ब्रॉडर मार्केट्स विद इन द इंडेक्स का पेन एक्चुअली छुपा रहे हैं। तो इसलिए पेन काफ़ी है इन टर्म्स ऑफ करेक्शन। क्यों है? काफ़ी सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए इंडिया में। एक तो ये, जैसा आपने कहा कि यूएस इलेक्शन के बाद काफ़ी हद तक देखा गया है कि इमर्जिंग मार्केट से पैसे निकलकर यूएस के तरफ जा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है एंड डॉलर इंडेक्स भी बढ़ते जा रहा है। तो ये ऐसे समय पे हुआ जब इंडिया की कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी स्लो डाउन है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक डेटा जो भी आ रहे हैं वो स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर मैं जीएसटी कलेक्शंस भी देखूं तो इस क्वार्टर के नंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों ही महीनों में द जीएसटी कलेक्शन सिंगल डिजिट ग्रोथ पे आई है। जीएसटी कलेक्शन को नॉमिनल जीडीपी के आसपास माना जाता है। तो सिंगल डिजिट पे ग्रोथ आना नेगेटिव तो है। तो हमने देखा दैट 6.6% से 6.4% जीडीपी ग्रोथ की एस्टिमेट भी आ गई है। तो स्लो डाउन है एक ऐसे समय पर जब मार्केट्स रन अप कर चुके थे, एक ऐसे समय पर जब वैल्यूएशंस एग्जैक्टली चीप नहीं थे, और एक ऐसे समय पर जब पैसे एज इट इज यहाँ निकल कर इमर्जिंग मार्केट से यूएस की तरफ जा रहे हैं। तो सारे फैक्टर्स साथ में आए, इसलिए जो करेक्शन है ज़्यादा डीपर दिख रहा है। लॉन्गर टर्म और मीडियम टर्म में ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। आलोक जी, 6 महीने से जहाँ भी फंड मैनेजर से बात हो रही है वहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में कंफर्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा वही स्पेस मार्केट को पेन दे रही है। ये डायकॉटमी कहाँ से आ रही है? सर, इशू कहाँ है कि लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स के अगर इनकम स्टेटमेंट को भी ध्यान से देखें तो ना तो उनकी क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, ना मार्जिन इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और प्लस क्रेडिट कॉस्ट जो अभी तक लास्ट 3 सालों से इम्प्रूव होते आ रही थी उनमें स्पाइक देखने मिल रहा है। क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर की जो कि फोर्टनाइटली नंबर्स आते हैं वो 11 साढ़े 11% पे चल रहे हैं। 2 साल पहले तक ये नंबर 18-20% तक भी टच कर गया था। तो क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स कम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बैंकों की होती है, हम तो एज इट इज फॉलिंग रेट सिनेरियो में है। क्वेश्चन ये है कि कब रेट कट होगी। फॉलिंग रेट सिनेरियो में मार्जिन्स बढ़ते नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंकों के जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन्स और स्पेशली पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन्स, वहीं पे सबसे ज़्यादा स्लो डाउन है, बोथ रेगुलेटर के कहने पर भी जो उनके एक्शंस थे, प्लस इन जनरल क्योंकि वहाँ क्रेडिट कॉस्ट की स्पाइक हो रही है तो वहाँ पे भी ग्रोथ कम आई है। तो दैट्स माय ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ प्राइवेट बैंकों की इतनी हाई नहीं है। एंड हमें याद रखना पड़ेगा दैट ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफ़ी हद तक ओवर ओन्ड है। ये सेक्टर पिछले डिकेड में बहुत अच्छा किया, 30% से ज़्यादा वेटेज हो गई इसके मेन इंडाइसेस में, जिसके वजह से ऑलमोस्ट हर पोर्टफोलियो में जा चुका था। तो ओवर ओन्ड सेक्टर जहाँ की अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ पा रही, दैट्स द रीजन कि ये आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जिस दिन ये चीज़ें टर्न होंगी, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ वापस आने लगे और मार्जिन इंप्रूव होने लगे, तब ये चीज़ सुधरेगी, जो कि नियर टर्म में नज़र नहीं आती। आलोक जी, कल आई होप आपने अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स देखे होंगे, उनके वॉल्यूम्स, उनकी टॉप लाइन, उनकी बॉटम लाइन, उनके मार्जिन्स। क्या सीमेंट में थोड़े से आपको ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं? क्योंकि मैंने जब लास्ट क्वार्टर में या फिर उससे पहले क्वार्टर में जब कमेंट्री सुनी थी तो मैनेजमेंट इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि अगले साल FY26 में वॉल्यूम्स बेटर रहेंगे। प्राइसिंग का कुछ उन्होंने, अगर आप देखें, खास बात कही नहीं थी। क्या सीमेंट एक स्पेस है जिस पर आप थोड़ा सकारात्मक व्यू रखते हैं? सीमेंट पे न्यूट्रल सा व्यू रखते हैं, और सीमेंट पे दो बातों पे ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। पहला ये कि सीमेंट एक तरह से बेनिफिशियरी है कैपेक्स होने का। तो कैपेक्स में इन इंडिया में कुछ हद तक स्लो डाउन रही है कंपेयर टू एस्टिमेट्स, तो उस वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट रहा। और दूसरा इम्पैक्ट है
जब किसी सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर आ जाए और उसको मार्केट शेयर गेन करना हो तो प्राइसिंग डिसिप्लिन उतनी स्ट्रांग रह नहीं पाती है। सीमेंट आफ्टर ऑल एक कमोडिटी है। खास बात इस कमोडिटी की ये है कि इसको इंपोर्ट तो कर नहीं सकते, तो जो डोमेस्टिकली बनेगा वो डोमेस्टिक में वही खपत होगी। तो वो उस हद तक उसमें काफी एडवांटेज रहता है। दैट्स वाई बाकी और कमोडिटी के मुकाबले सीमेंट हमेशा स्ट्रांगर रहती है। तो सीमेंट का लॉन्गर टर्म व्यू काफी पॉजिटिव है, बट नियर टर्म में इसके ये दो चैलेंजेस, इंडिया की कैपेक्स स्लो डाउन प्लस लार्ज प्लेयर जो मार्केट में आया और उसको मार्केट शेयर गेन करना है, उसके वजह से जब प्राइसिंग डिसिप्लिन वापस आएगी तो मार्जिन इंप्रूव होंगे। तब तक न्यूट्रल व्यू है। ओके अच्छा, क्लोजर टू बजट जिस प्रकार का प्राइस डैमेज कैपिटल गुड्स में हुआ है, हालांकि प्राइस डैमेज हर जगह हुआ है, क्या आप इसको लेकर या फिर वित्त मंत्री जी भले ही कितना कैपेक्स के लिए आवंटन करें, उसको मद्देनजर आपका कैपिटल गुड्स पे व्यू क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्पेस है। पिछले कुछ साल से हमने देखा दैट गवर्नमेंट कह रही थी कि हम कैपेक्स पे फोकस करेंगे, और उन्होंने किया भी था। तो पिछले कुछ साल वो उसका रिएक्शन और रिजल्ट हमने देखा भी ऑर्डर्स में और एग्जीक्यूशंस में। जनरली बजट में जब हायर खर्च एक्सपेंडिचर कैपेक्स की तरफ होता है तो कहते हैं क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इंप्रूव हुई है। इस साल अभी तक के नवंबर तक के नंबर्स आ चुके हैं, तो पहले 8 महीनों का नंबर्स को अगर मैं कंपेयर करूं फुल ईयर बजट से, तो रिसीट्स जो है वो तो 60% ऑफ द बजट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो भी 60% ऑफ बजट है। लेकिन जो कैपेक्स गवर्नमेंट ने किया है वो सिर्फ 46% ऑफ बजट है। तो उन्होंने जो कटौती की है, जो थोड़े वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडीज जो है वो 73% ऑफ बजट है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बराबर रखा, सब्सिडीज थोड़े बढ़ गए, तो जो कटौती की कुछ हद तक बिकॉज दूसरे एक्सपेंडिचर बढ़ गए, एक उसके लिए, दूसरा जो ग्लोबल वॉलिटिलिटी है या ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं उसके लिए थोड़ा बफर बनाने की जरूरत है। तो ये जो कटौती हुई कैपेक्स में हुई। अब इसका मतलब क्या है आगे चल के, जो 46% पूरे साल का खर्च हुआ है 8 महीने में, ये क्या इसको स्पीड बढ़ाई जाएगी आगे अगले साल में? क्या फोकस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वेलफेयर पे रहेगा या कैपेक्स पे? यही चीज सबसे ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करनी है हमें जब बजट आता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बार पेटीएम का शेयर लेकर आइए जरा। 6% नीचे अब पेटीएम का शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एकदम से बड़ी गिरावट आई स्टॉक में और अब 800 के भी नीचे आया ये स्टॉक जस्ट पिछले हफ्ते 1000 प्लस पर था, अब 800 रुपये के भी नीचे आ गया है। आलोक जी, जोमेटो या पेटीएम कोई भी स्टॉक देखिए, न्यू एज का एक बड़ी रैली देखी थी हमने पिछले साल, लेकिन ये साल की शुरुआत काफ़ी ब्रूटल रही है इन सभी स्टॉक्स के लिए, और सब में 30% की हमने करेक्शन देखी है पिछले 1 महीने में करीब। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? ये स्टॉक्स हैं क्या आपके फंड में? हाँ, इनमें से कुछ स्टॉक्स ज़रूर हैं, और फिनटेक स्पेस में इनमें से एक नाम तो काफ़ी लीडिंग नाम है और काफ़ी अच्छा काम कर भी रही है। रेगुलेशन रिलेटेड उनके हर्डल्स आए, उसके बावजूद भी उसको एक एक करके रिजॉल्व करके काफ़ी हद तक बाउंस बैक कर रही है, और रिजल्ट्स में काफ़ी हद तक हमें ग्रीन शूट्स और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले। लेकिन जो कंज्यूमर फेसिंग टेक कंपनी है, जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, उन्होंने जिस तरह से गाइड किया है कि कंजम्पशन में स्लो डाउन है, जो उनके नंबर्स में भी दिख रहा है, तो एज इट इज बाकी सारे फैक्टर्स जो भी हम देख रहे थे मार्केट्स में, कंजम्पशन में काफ़ी हद तक स्लो डाउन दिख ही रहा था। ओवरऑल इकोनॉमी स्लो डाउन है ही। पहले स्टेपल्स में स्लो डाउन थी, अभी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में भी हम लोग डाउन ट्रेडिंग देख रहे हैं। ऐसा मेजर एफएमसीजी कंपनी ने भी कहा, और ये प्लेटफॉर्म कंपनीज ने भी इस तरह से गाइड की। अब होता क्या है कि कंपनीज बहुत हाई ग्रोथ पे, हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। जब उनकी ग्रोथ सडनली थोड़ी कट होती है तो मार्केट में एक रिएक्शन आता है। लेकिन मेरा मानना है दैट ये जो कंपनीज हैं ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है अपने अपने सेगमेंट्स में। ये प्लेटफॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। काफ़ी सारे अनसक्सेसफुल प्लेटफॉर्म्स को हराकर, उनको मात देकर ये कंपनीज बड़ी बनी हैं। और मेरा मानना है इनके लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ तो बहुत है, और इस तरह के जो फॉल्स होते हैं इन मार्केट्स में शॉर्ट टर्म में, इन सेक्टर्स में, वो अपॉर्चुनिटीज होती है बिल्ड करने के लिए। मैं ज़रूर कह दूं कि इन स्टॉक्स में, इन तरह की कंपनीज में हमारी पोजीशन ज़रूर है फंड में। पेटीएम अब 8% नीचे है। देखिए, सिर्फ एक कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर जो इन पर और रेजर पे पर कुछ
बात हो रही है कि कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी चल रही है। पर अगेन मैं बोल रहा हूँ ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, लेकिन क्योंकि स्टॉक प्राइस में डैमेज है इसके लिए उसको बताना ज़रूरी है। अब देखते हैं अगर कंपनीज़ की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आता है या नहीं आता उस न्यूज़ रिपोर्ट पर। लेकिन यहाँ 7% का क्रैक इस समय ओपन होता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरी स्पेस जिसने बहुत पैसा बना के दिया 2024 में आलोक जी, वो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्लेज। एंजल वन, BSE, CDSL, एसेट मैनेजर्स, यहाँ अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। इन स्टॉक्स में क्या व्यू होगा अब आपका? व्यू काफी पॉजिटिव है अनुज इन पे। और इंडिया में पेनिट्रेशन अब बढ़ रहा है। एंड हमने देखा दैट बोथ ऑप्शन मार्केट्स में भी एज वेल एज नॉर्मल ट्रेडिंग में भी काफी हद तक पेनिट्रेशन बढ़ रही है। रिटेल का बिहेवियर बहुत अलग रहा है इस साइकिल में। फॉल्स में भी इनके इन्फ्लोज कंटिन्यूड रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज में भी देख रहे हैं। तो भले ही वो म्यूचुअल फंड सेगमेंट हो या फिर वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट हो, ब्रोकिंग सेगमेंट हो या एक्सचेंजेस हो, एंड या फिर जो वेंडर्स टू दीज सेगमेंट्स हैं, इन चारों पांचों सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ और विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ नजर आती है। कोई खास डेट वेट होता नहीं इनके बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट भी रीजनेबली क्लीन है, रिटर्न ऑन इक्विटी रीजनेबली अच्छी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रोथ रन रेट काफी हाई नजर आता है आगे में। तो इसलिए पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। अच्छा, अभी आपसे आईटी पे चर्चा नहीं हुई आलोक जी। आईटी में तो कुछ नंबर्स बहुत अच्छे हैं, आप टीसीएस को देखिए। हाँ, HCL टेक्नोलॉजीज एक इशू रहा, बट मिड कैप आईटी में आप देखिए कुछ नंबर्स बहुत प्रभावशाली रहे, कुछ एक्सीडेंट्स भी हैं। आप लोगों की आईटी पर रीडिंग क्या कहती है कि मतलब अगर बाजार थोड़ा सा 23,000 पे स्टेबल भी हो जाए, बजट के बाद चलने भी लगे मान लीजिए, लीडरशिप क्या इसके हाथ में है? ऐसी अर्निंग्स लगी हैं आपको? इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी जरूर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे हाई टीन्स और ट्वेंटीज तक के ग्रोथ दिए हैं। तो जिसमें ग्रोथ विजिबिलिटी बेटर है और अर्निंग्स अपग्रेड्स आ रहे हैं, वो सेगमेंट्स में तो डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है। बट कुछ कंपनीज जो स्पेशली लार्जर साइड में हैं, उनके नंबर्स कोई खास तेज नहीं आए। वो डबल डिजिट ग्रोथ तक लाने में उनको दिक्कत आ रही है। हालांकि वो कंपनीज रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं एक ऐसे टाइम पे जहां ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन हो और डॉलर भी स्ट्रेंथन कर रही हो। वो रिलेटिव परफॉर्मेंस नियर टर्म रह सकती है, बट ड्यूरेबल गेन आने के लिए अर्निंग्स ग्रोथ चाहिए होती है, अर्निंग्स अपग्रेड चाहिए होते हैं। जो इनमें से कुछ मिड कैप आईटीज हैं जो जिन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी पिछले कुछ दिनों में, उनमें वो ग्रोथ दिखती है। तो सिलेक्टिवली पॉजिटिव हो इस सेक्टर पे। सेलेक्टिवली पॉजिटिव। अच्छा आलोक जी, ये हालांकि कई लोगों से इस पर बात भी हुई है कि शायद लोअर टैक्स ब्रैकेट में राहत दें वित्त मंत्री इस बार, डिमांड को पुश देने के लिए। एफएमसीजी की बहुत सारी कंपनियों पे प्राइस वाइज चार्टिकली वो विजिबल भी है, शायद बाजार थोड़ा सा उसको लेके ऑप्टिमिस्टिक सा हो रहा है। इज दैट पॉसिबल इन दिस बजट? और आपका ऐसे में एफएमसीजी जो कि शायद इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के 4 महीने के प्राइस डैमेज में सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज देखे गया, क्या वो एक रीजनेबल पॉइंट पे है टू एंटर? तो एफएमसीजी अगेन जब मार्केट में इस तरह से वॉलेटाइल करेक्शन होती है, तब एक रिलेटिव परफॉर्मेंस जरूर देखने मिल जाती है इनमें, क्योंकि अल्टीमेटली है तो बहुत ही हाई क्वालिटी बिजनेसेस। लेकिन जहां तक ग्रोथ का सवाल है, अगर मैं मार्केट की कमेंट्रीज तक में भी जाऊं, तो उन्होंने कहा था अर्बन साइड में थोड़ी स्लो डाउन है और रूरल साइड में थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स देखने मिल रहे हैं। साथ ही साथ पिछले कुछ इलेक्शंस वगैरह में भी और अनाउंसमेंट्स में भी हमने देखा कुछ कुछ वेलफेयर स्कीम्स पे फोकस किया गया। तो अगर अब आगे जो बजट भी आने वाला है, उस पर गवर्नमेंट खर्च कहाँ करती है, वेलफेयर की तरफ बढ़ाती है खर्च या कैपेक्स को मेंटेन करती है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स तो ऑलरेडी कैपेक्स के बजाय वेलफेयर स्कीम्स की तरफ झुक चुके हैं, झुकाव उनका एक्सपेंडिचर वहां पे है। सेंट्रल साइड पे क्या होता है, दैट विल गिव ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी उससे। बट स्टिल इनके ग्रोथ नंबर्स अभी भी काफी पीछे हैं। ग्रीन शूट्स भले ही नजर आ रहे हैं इन द रूरल साइड, बट ग्रोथ नंबर्स को पिकअप करने में थोड़ा और समय लगेगा। रिस्क रिवॉर्ड हर फॉलिंग प्राइस के साथ थोड़ा अट्रैक्टिव होते जा रहा है। सस्ते तो डेफिनेटली नहीं है ये शेयर्स, बट अगर गवर्नमेंट का फोकस भी एमएसपी प्राइस इंक्रीजेस को ज्यादा बढ़ाने में हो जाए और ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स की तरफ हो जाए जहां रूरल इनकम बढ़ सके, देन सेंस बनेगा कि कुछ हद तक एफएमसीजी कंपनीज, रूरल फोकस्ड कंपनीज को भी पोर्टफोलियो में ज्यादा वेटेज दी जाए। चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बजट से पहले इस चर्चा में शामिल होकर सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। निफ्टी इज